नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं हम उपन्यास झूठा सच। इसके हमने लगभग 49 भाग देखे हैं और आज अगला भाग देखने जा रहे हैं। अभी जो है वहाँ जो हमारे नेट के आवेदन हैं बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उसी दृष्टिकोण से हम भी पढ़ाई अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। तो पहले से ही प्रारंभ है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे चैनल से और लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जंग का बायकाट ना मुनासिब बताया, फिर उसी जंग का बायकाट किया। यानी वो किसी जंग यानी किसी प्रकार की जो हिंसा करने के लिए वह इनकार किया और फिर उसी हिंसा में चले गए। पहले पार्टीशन की मुखाफत की, फिर उसे कबूल किया। यानी गांधी जी ने पहले पार्टीशन का विरोध किया और फिर पार्टीशन में ही चले गए। यह कौन बता रहा है? जो वह कनक से जो आज़ाद है, जेल से छूट कर आया हुआ, वह बता रहा है। गांधी और कांग्रेस ने कब कितनी बार नीति नहीं बदली, यानी गांधी जी ने भी और कांग्रेस ने भी कितनी बार जो नीति बदली है और कितने नियम बदल दिए हैं। तुम मुझे सिखाती हो, यानी वो आज़ाद कहता है कनक से कि तुम मुझे सिखाती हो। मैं 1919 से, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। यानी आज़ाद कहता है कनक से कि जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तब से मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। यानी तब से मैं इस कम्युनिस्ट पार्टी के इसमें शामिल हुआ और तब से मैं कार्य कर रहा हूँ। 1919 से आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। तुम्हारी कांग्रेस का तो गोल लक्ष्य ही चेंज होता रहा है। यानी 1919 से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वही चेंज होता रहा है या बदल रहा है। कभी डोमिनिय टेस्टस, कभी फुल फ्रीडम अंडर द एम्पायर, कभी इंटीमेट, कभी रिपब्लिक, कभी रामराज, कभी कैपिटलिज्म, कभी सोशलिज्म। हमारी पार्टी का तो एक ही गोल है। यानी वो कहते हैं कि कांग्रेस के जो लक्ष्य है वह कभी जनतावादी, कभी समाजवादी, कभी धर्मवादी, ऐसे वह बदलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का तो एक ही गोल है। यानी वह कहते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका तो एक ही ध्येय है, एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है। वह लक्ष्य क्या है? मजदूरों किसानों की डिक्टेटरशिप, यानी जो मजदूर है, किसान है, जो कामगार वर्ग है, उनको न्याय दिलाना, एक ही उनकी सुविधाओं की तरफ लक्ष्य देना, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य है। टैक्सेस तो बदला ही करते हैं तुम कांग्रेस वाले, हम सिखाने चले हो। यानी वो कहते हैं जो टैक्स है वो तो बदलता रहता है और तुम कांग्रेस वाले वो खुद के निर्णय बदलते हो और हमें सिखाते हो। ऐसा आज़ाद कनक से बोल रहा है। जाकर शीशे में मुंह देखो, यानी वो कहता है कि जाके शीशे में, यानी दर्पण में जाकर मुंह देखो। गिल ने आज़ाद को खांसी आ जाने के कारण कई बार ठीक है कह कर उसे चुप कराना चाहा, परंतु खांस कर भी बोलता ही गया। यानी गिल जो है, आज़ाद को खांसी आ रही थी तो वो गिल उसको चुप करा रहा था, फिर भी वह खांसते ही बोलता ही जा रहा था। आज़ाद की डांट से कनक का चेहरा उतर गया, फिर भी बोली, बड़े भाई जी, गांधी जी और कांग्रेसियों की गलतियों की जिम्मेदारी उन पर थोड़ी ही है। यानी वह कहती है गिल का चेहरा उतर आया, जो भी उत्साह था वो उतर गया, लेकिन फिर भी वो नाराज़ होकर बोल रही कि जो बड़े भाई जो है वह गांधी जी और कांग्रेसियों की गलती के जिम्मेदार उन थोड़ी ही थे। यानी एक ही कोई इंसान पूरे सरकार का जिम्मेदार थोड़ी हो सकता है। गांधी जी को तो भगवान जैसे समझा देता था, मान लेते थे, पर कम्युनिस्ट तो दावा करते हैं कि वे तर्क से काम लेते थे। यानी गांधी जी जो थे वह एक भगवान के जैसे, यानी कि ईश्वर के समान होकर काम करते थे और सब लोग उसको ईश्वर के समान ही समझ लेते थे। मगर कम्युनिस्ट जो थे वह एक तर्क के आधार पर अपना काम करते थे। आज़ाद कनक की बात सुनकर पल भर मुंह खोल सोचता रहा और फिर ताली बजाकर हंस पड़ा। यानी आज़ाद जो है वह कनक की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर ताली बजाकर बोल हंस रहा था। अरे बहुत चालाक लड़की है, बहुत चालाक
बहुत चालाक है। यानी वो कहता है कि अरे ये तो कनक जो है वह बहुत चालाक लड़की है, ऐसा कहकर वह हंसता है। गिल और कनक ने आज़ाद को आश्वासन दे दिया वह सहपरिवार जालंधर आ जाए, उसके लिए प्रबंध हो जाएगा। यानी गिल और कनक ने आज़ाद को आश्वासन दिया कि तुम जो है वह पूरे परिवार को लेकर जालंधर आ जाए, कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। पुरी ने सहानुभूति से कहा, प्रेस में रख लो, पॉलिटिकल आदमी है, ज़रूरत तो नहीं है, पर उसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। यानी पुरी ने भी सहानुभूति प्रकट की और कहता है जो वह आज़ाद जो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक आदमी है, उसकी ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आवश्यकता होगी, उसको ले आइए। बेचारे ने बहुत सफ़र किया है, 40-35 से अधिक तो नहीं दे सकते। यानी वो कहते हैं कि बेचारे ने बहुत सारा लंबा सा सफ़र किया है, तो 40-45 रुपये ही दे देंगे, ऐसा वह कहते हैं। गिल ने अनुरोध किया, उसके घर में 4 प्राणी हैं, मामूली से मामूली कोठरी का भी किराया 10-15 तो देना ही होगा। यानी गिल अनुरोध करता है कि उसके घर में जो है 4 आदमी हैं और कोई एक छोटा से छोटा भी मकान लिया तो उसका किराया 10-15 रुपये तो देना ही होगा। बीमारी आदमी है, इलाज के लिए भी खर्च चाहिए, यानी बीमार आदमी है, इलाज के लिए भी खर्च चाहिए। इतने लोगों की मदद करते हो, सब कुछ सूद जी के हाथ में है। यानी वो कहता है कि इतने लोगों की तुम मदद करते हो और सब कुछ जो है सूद जी के हाथ में है। नाम को मंत्री नहीं है तो क्या है, डायरेक्टर जानता है 6 महीने बाद यही फिर मिनिस्टर होंगे। यानी वो सूद जी जो है वह मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वह जानते हैं कि कुछ 6 महीने बाद यही मिनिस्टर होने वाले हैं। उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। आजकल तो चुनाव की तैयारी में खूब परमिट कोटा आर्ट कर रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि आज चुनाव के तौर पर चुनाव की तैयारी सब कुछ जो है सूद जी के कहने पर हो रही है, लेकिन जो परमिट है, परमिट का जो कोटा, परमिट की जो जगह है, उन्हीं के आधार पर कहे जा रही है। विशेष व विश्वदयाल और खेम सिंह को 5-5 टन का कोटा दिलाया। यानी वो विश्वदयाल और जो खेम सिंह है उसको 5-5 टन का कोटा दिया है कोयले का। इस गरीब को 1 टन का ही दिला दो, तुम पर बोझ क्यों हो। यानी वो कहता है गिल, तो इस गरीब पर 1 टन का ही दे दो, तुम पर बोझ क्यों बने, ऐसा वो कहता है। पुरी ने कुछ सोचकर कहा, बात करूँगा, पर भाई वह कम्युनिस्ट है। यानी पुरी कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, लेकिन कहता है कि मैं बात करूंगा सुज्जी से, लेकिन वह कम्युनिस्ट है। क्या पॉलिटिकल सफ़र नहीं है, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल नहीं होते। कनक बोल पड़ी, यानी कनक बोल रही है कम्युनिस्ट हुआ तो क्या हुआ, वो भी राजनीति है, वो भी पॉलिटिकल है, ऐसे वह कहती है। और पॉलिटिकल जो कम्युनिस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल, यानी जो कम्युनिस्ट होते हैं क्या वह राजनीति में नहीं हो सकते, ऐसा वह कहती है। कम्युनिस्ट ज़रूर है, लेकिन इस समय वो तो बीमार है। यानी वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट ज़रूर है, लेकिन इस समय वह बीमार है। गिल ने बीच बचाव किया, उसने कहा उसने क्रांतिकारी के रूप में और युद्ध विरोध के लिए भी जेल काटी है। यानी वो कहता है कि वो क्रांतिकारी रूप में और युद्ध हो रहा था, वो युद्ध को रोकने के लिए भी वह जेल में गया और सज़ा भुगती है। कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी भी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए तो सब राजनीतिक पार्टियां बराबर होनी चाहिए। यानी वह कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह गैर कानूनी नहीं है, यानी वह भी सरकार द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है, और वह गवर्नमेंट में गवर्नमेंट यानी सरकार के सामने जो सभी पार्टियां बराबर है, समान है। हाँ, बात ठीक है, खैर मैं बात करूँगा, पुरी ने स्वीकार कर लिया। यानी पुरी कहता है कि बात तो ठीक है, मैं बात कर लूँगा, ऐसा वह स्वीकार करता है। शायद कुछ कोटा बाकी है, सूद जी का विचार भी था, पॉलिटिकल सफ़र रस को थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। यानी वह सूद जी का विचार था कि जो पॉलिटिकल जो रस है, पॉलिटिकल जो भीड़ है, उसको थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। पुरी ने कह सुनकर आज़ाद का नाम 1 टन टीन की चादर के लिए कोटे की लिस्ट में लिखवा दिया था। यानी पुरी ने सब कुछ सुना और आज़ाद का नाम जो है 1 टन टीन की चादर के इस कोटे में लिखवा दिया था। गिल को संतोष था, आज़ाद छोटी मोटी दुकान खोल लेगा। यानी गिल को संतोष हुआ, गिल को आनंद हुआ कि आज़ाद जो है अब इससे एक छोटा मोटा दुकान खोल लेगा। दुकान नहीं कर सकेगा तो दूसरे लोगों की तरह कोटा किसी के साथ
बेच दिया करेगा तो भी उसे 125 माहवारी मिल जाएगा। यानी गिल सोचता है यदि उसने दुकान भी न खोला तो भी वो दूसरे के हाथों हाथ वह यदि बेचता रहे फिर भी उसको कुछ अच्छी खासी यानी 125 रुपये के आसपास मुझको पैसे मिलते रहेंगे। कोटा अलाट होने में विलम्ब होता जा रहा था, यानी कोटा जो अलाट देने में विलम्ब होता जा रहा था। जिला सप्लाई अफसर को सूद जी ने कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया था। यानी जो जिले में जो सप्लाई करने वाला अफसर था उस ऑफिसर में सूद जी को कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। सूद जी कभी दिल्ली चले जाते थे, कभी अम्बाला, कभी शिमला। यानी सूद जी जो थे वह घूमने में दौरे में ही रहते थे, कभी दिल्ली तो कभी अम्बाला, कभी शिमला जाते थे। नवंबर में सूद जी ने लिस्ट बनवा दी। आज़ाद के नाम का 1 टन टीन का कोटा उन्होंने कटवा दिया और शंकरलाल मटानी के नाम 3 टन का कोटा करवा दिया। यानी नवंबर माह में सूद जी ने लिस्ट बनवा दी और उस लिस्ट में आज़ाद के नाम का 1 टन जो टीन का कोटा था उन्होंने वह कटवा दिया और शंकरलाल मठानी के नाम पर 3 टन का कोटा करवा दिया। पुरी ने कनक के सामने अपनी विवशता प्रकट की। यानी पुरी ने कनक के सामने जो भी विवशता प्रकट की, मैंने तो सब कुछ किया पर सूद जी ने बदलवा दिया, मैं क्या कर सकता। यानी वो कहता है मैंने जो मेरे हाथ से जो भी प्रयास हो रहा था वह सब कुछ मैंने किया, लेकिन सूद जी ने वह बदलवाने के लिए मुझे मजबूर किया और मैं विवश था, ऐसा पुरी कनक से कह रहा है। कनक खोखला उठी, तुमने हम लोगों से वायदा किया था। गिल बेचारा 5 महीने से उनका बोझ अपने सिर उठाए है। यानी वो कहती है, कनक झुंझला उठती है और बोलती है कि पुरी को तुमने हमारे सामने वायदा किया था हम लोगों से, और गिल जो है उस आज़ाद की पूरे परिवार का बोझ जो है वह खुद के सिर पर उठाए है। सूद जी इतना न्याय भी नहीं कर सकते, यानी सूद जी जो है इतना भी नहीं कर सकते। आज़ाद पॉलिटिकर सफरस है, मटानी ने देश के लिए क्या किया। यानी आज़ाद जो है वह पॉलिटिकल है, उसने तो देश के लिए सज़ा भुगती है, लेकिन मटानी ने देश के लिए क्या किया। तुम इस बात को नहीं समझती, खामोखा बोलती हो, पूरी अंग्रेजी में झुंझलाया। यानी पूरी जो है एक झुंझला उठता है और गुस्से में बोलता है, तुम इस बात को नहीं समझती हो, खामखा बोलती जा रही हो, ऐसा कहते हैं। मटानी का सिंधियों में बहुत प्रभाव है, आज़ाद का काम तो फिर भी हो सकता है। यानी वो कहती कि मठानी जो है वो सिंधियों में बहुत सा उसका प्रभाव है और वह वोट लेने के खातिर उसको मटानी को वह दिया गया है कोटा, और आज़ाद का काम तो फिर भी हो सकता है, यानी आज़ाद का काम हो सकता है। लानत है तुम्हारे इस इलेक्शन पर और ऐसे बेईमानी पर। यानी कनक कहती है कि लानत है तुम्हारे ऐसे इलेक्शन पर और बेईमानी पर। हॉट टू यूमी पूरी की आंखें लाल हो गई, पूरी की आंखें जो है लाल हो गई। तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं क्या तुम्हारा पालतू हूँ। यानी वह जोर से कहता है पूरी कि कनक को, क्या मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ और क्या मैं तुम्हारा पालतू, ऐसा कहकर वह गुस्सा निकालता है। कनक आंचल से मुख ढककर पिछवाड़े के बरामदे में चली गई, परंतु पूरी ने जोर से बोलता रहा कि जया डर कर चीख कर रोने लगी। यानी पूरी जो है वह कनक गई फिर भी वह ज़ोर ज़ोर से बोलता जा रहा था, और जो जया उसकी बेटी जो है वह डर कर चीख कर रो रही थी। बरसात समाप्ति पर थी, सूरज प्रकाश प्राय ही संध्या समय पूरी के यहाँ आकर काफ़ी देर तक बातचीत करता था। यानी बरसात जो है वह समाप्त हो रही थी और सूरज प्रकाश जो है वह शाम के समय पूरी के यहाँ आकर बातचीत करता था। पंजाब के स्कूलों के लिए स्वीकृति और अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों के परिवर्धन के लिए विचार का समय समीपता रहता है। यानी जो पंजाब प्रांत ने जो भी पाठ्य पुस्तकों की मांग है उस पर वह विचार कर रहे थे। कनक इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी, यानी कनक को उस बातों में कोई उत्साह नहीं था। पूरी भी उससे इस विषय में कोई चर्चा नहीं करता था। इतना कनक भी जानती थी कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तनों के कारण पाठ्य पुस्तकें बदली और बढ़ाई जा रही थी। यानी कनक जानती थी और पूरी भी कोई उसको बात अच्छी ठीक उस विषय में कनक से बात नहीं करता था, और कनक जानती थी कि शिक्षा में जो भी परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव हो सकता है। पाठ्य पुस्तकों के बदले और बढ़ने ने सूरज प्रकाश का लाभ था। यानी पाठ्य पुस्तक बदले और
उसकी संख्या बढ़ने में सूरज प्रकाश का लाभ था। पुस्तकें कमल प्रेस में छपने से उन्हें भी लाभ था, यानी पुस्तकें जो है कमल प्रेस से छपने लगी थी तो पुरी को भी लाभ था। जब से प्रेस के आंगन में टीन का छप्पर डालकर लेटर प्रेस सिलेंडर मशीन लगाई गई थी, मशीन प्रतिदिन 2 शिफ्ट चल रही थी। यानी वो जब से कमल प्रेस के आंगन में उन्होंने टीन का छप्पर डालकर दूसरा वह प्रेस लेटर प्रेस सिलेंडर लगवाया था, तब से वह मशीन जो है 2 शिफ्टों में चल रही थी, यानी काम अच्छी तरह से चल रहा था। पूरी खर्च के बोझ की चिंता से मुक्त जान पड़ता था, यानी पूरी जो है वह खर्च की बोझ से मुक्त जाने एक अच्छा खासा पैसा आ रहा था। बल्कि 2-3 बार बात कर चुका था कि उसके और कनक के शहर आने जाने, इधर उधर घूमने पर नित्य 2-3 रुपये खर्च हो जाते थे। यानी वह शहर से आने जाने में या घूमने में 2-3 रुपये तो नित्य खर्च हो जाते थे। रुपया और समय दोनों ही बर्बाद होते थे। इससे तो कोई छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाती, कनक का भी विचार था, हो जाए तो अच्छा। यानी फिर समय भी बर्बाद हो जाता, रुपया तो उससे बेहतर कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाए, तो यह सोच रहे थे सुज्जी भी और पूरी भी, नहीं कनक और पूरी सोच रहे थे। पूरी के पड़ोस की बी क्लास का बंगला रिटायर्ड अकाउंटेंट हिम्मत राय का था, यानी पूरी के पड़ोस में जो बंगला था वह बी क्लास का जो बंगला था रिटायर्ड अकाउंटेंट हिम्मत राय का था। हिम्मत राय का लड़का जीवन राय रेलवे में कोचिंग एंड गुड्स सवारी और माल की गाड़ियों का सब इंस्पेक्टर था। यानी वह राय का जो लड़का है वह रेलवे विभाग में एक जो रेलगाड़ी की जो सब इंस्पेक्टर था। उन दिनों उसकी नियुक्ति अमृतसर में थी, यानी उस समय में जो राय का जो लड़का था उसकी जो नियुक्ति थी वह अमृतसर में हुई थी। अमृतसर में भी मकानों की बहुत तंगी थी। भाग ने उसे संतान का वरदान मुफ्त हस्त होकर किया था, यानी वो अमृतसर में जो मकान मिलना बहुत कठिन बात थी, फिर भी उसको मुक्त हस्त होकर दिया था। 10 बरस में 2 लड़कियां और 4 लड़के थे, यानी 10 बरस में ही उसको 2 लड़कियां और 4 लड़के हुई थे। जीवन राय खर्च के विचार से बीबी बच्चों को पिता के यहाँ ही रहने देता था, यानी जीवन राय जो है खर्चे के वजह से पिता के यहाँ ही बीबी और बच्चों को छोड़ता था। हिम्मत राय बच्चों की शिक्षा के बढ़े गए खर्चे पर क्षोभ और विस्मय प्रकट करते थे, यानी जो हिम्मत राय जो थे बच्चों की शिक्षा का खर्च बढ़ गया था, इस पर वह क्षोभ यानी एक वह नाराज़गी व्यक्त करते थे। हम लोगों के ज़माने में प्राइमरी तक लड़की की पढ़ी और स्प्लेट से ही काम चल जाता था, यानी वह उस ज़माने में लड़की जो है वह प्राइमरी तक ही पढ़ी ऐसा ही माना जाता था। अब तो दूसरी तीसरी जमात में बच्चों को इतनी कापियाँ चाहिए जितनी हमने मैट्रिक में भी नहीं खरीदी थी। यानी वह लेकर कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जितनी पहले ज़माने में मैट्रिक यानी 10वीं होने तक कापियाँ नहीं खरीदी, उतनी कापियाँ उतनी जो नोटबुक है आप आजकल के दूसरी तीसरी तक जाने तक ही बच्चे खरीदते थे। हमारे ज़माने में 7वीं 8वीं के कोर्स में 4 नहीं 5 किताब हो जाती थी। यानी वह लेखक कहते कि उस ज़माने में तो है 8वीं तक वह 5 ही किताबें होती थी। अब तो मजनूमों की गिनती नहीं और किताबों की गिनती नहीं, यानी अब तो किताबों और नोटबुक न जाने कितने बढ़ गए हैं। जो छोटे छोटे आज भाई वास्तविकता की बात बताता हूँ, जो छोटे छोटे जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे जाते हैं उनकी पीठ ऐसे झुक जाती है कि वो किताबों का और नोटबुक का बोझ ऐसे ले जाकर घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाकर वह झुक जाते हैं बेचारे। इनके बस्ते देखो जैसे वकील कचहरी जा रहे हो, जैसे मैंने अभी कहा उनके बस्ते वह बड़े बड़े बोझ के होते हैं। लिखायत देखो तो खाक पढ़ाई नहीं होती, यानी देखा जाए तो कोई पढ़ाई नहीं होती। इतने खर्च का बोझ गरीब लोग कैसे उठा सकते हैं, यानी इतने खर्चा पढ़ाई पर हो रहा है तो इतना जो बोझ है वो एक आम गरीब आदमी कैसे उठा सकता है। हर रोज़ किसी बच्चे को कॉपी किसी को किताब चाहिए, यह तालीम फैलाने का तरीका है या उसे रोकने का। यानी हर रोज़ कोई ज़्यादा एक घर में 2-3 बच्चे हो तो एक हर दिन किसी ना किसी को कोई किताब काफ़ी पेन चाहिए होती है, तो यह जो है वह अरे पढ़ाने का तरीका है या उसे रोकने का, ऐसे लेखक कहते हैं।
कनक जानती थी दिल्ली में पिताजी की अवस्था अच्छी नहीं थी, यानी कनक जानती थी दिल्ली में जो है वह उसके पिता की अवस्था अच्छी नहीं थी। बंटवारे से पहले उनकी भी 4-5 पुस्तकें पाठ्यक्रम में अनुमोदित थी, परंतु सन 1949 तक वे बहुत कठिनाई से एक पुरानी ट्रेडल खरीदकर केवल 2 छोटी-छोटी पुस्तकें छाप सके थे। यानी वह वहाँ पर विभाजन के पहले उसके प्रकाशन से वो कि पंडित जी यानी कनक के पिताजी के प्रकाशन से जो पुस्तक थी वह भी पाठ्यक्रम में थी, लेकिन अब 1950 तक वह बदल चुका है। वह कठिनाई आ गई है और वह कुछ छोटी छोटी ही किताबें छाप सके थे। पुस्तक विक्रेता उनसे व्यावसायिक संपर्क टूट जाने के कारण पिछले उधार चुका देने भी आवश्यक नहीं समझ रहे थे। यानी वो विभाजन के कारण संपर्क भी टूट चुका था। पिछले वह पुस्तक विक्रेता थे, व्यावसायिक थे, वह उनसे कुछ लेन देन का मामला था, वह भी वैसा ही रह गया था, संपर्क टूट गया था। बाजार में उनकी पुस्तकें न मिल सकने के कारण पाठ्य पुस्तक कमेटी उनकी पुस्तकों की पाठ्य पुस्तकों की सूची से हटा देने के लिए विवश थी। यानी बाजार में भी जो पंडित जी के पुस्तक नहीं दिख रही थी, तो वह पाठ्य पुस्तक निर्माण कमेटी है उसने भी मजबूर होकर पंडित जी का नाम उस लिस्ट से हटा दिया था। पुरी ने यत्न करके सूची में 2 पुस्तकें रखवा दी ही थी। यानी पुरी ने प्रयत्न करने के बाद उस पाठ्यक्रम पुस्तकों के सूची में 2 पुस्तकें रखवा दी थी। पंडित गिरधर लाल जी फिर से पाँव जमा लेने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे। यानी पंडित गिरधर लाल जो कनक के पिता है, वह फिर से आपके पाँव पर खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। साधारण साहित्यिक पुस्तकें छापकर निर्वाह कठिन था। ऐसी पुस्तकों पर तिहाई या उससे भी आधी कमीशन पुस्तक विक्रेता की होती है। यानी साधारण या साहित्यिक पुस्तकें छापने से जो भी वह उससे जो मूल्य मिलता था उससे निर्वाह करना कठिन होता था। वर्ष भर में 500 प्रतियां बिक गई तो क्या बनता है। यानी वर्ष भर में 500 पुस्तकें बिक जाती थी तो उस पर कुछ अच्छी खासा मूल्य नहीं मिलता था। पाठ्य पुस्तक कमेटी ने संपर्क रखने वाले लोगों से पुस्तक लिखवाने के लिए पेशगी रकमें चाहिए थी। यानी वह पाठ्य पुस्तक कमेटी से एक अच्छे ढंग से पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए एक रकम भी चाहिए थी। पंडित जी ने कनक को लिखा था कि उन्होंने 12-14 वर्ष के किशोरों के लिए नागरिक नैतिकता के विषय पर रोचक और उपयोगी पुस्तक बहुत मेहनत से लिखी थी और उससे पाठ्य पुस्तक अनुमोदन कमेटी की बैठक से पहले ही छपवा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। यानी पंडित जी ने कनक के पिता ने कनक को लिखा था, उसने जो है 12-14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए जो नागरिक नैतिकता है उस पर उन्होंने एक अच्छी मेहनत से परिश्रम करके पाठ्य पुस्तक लिखी है और वह पाठ्य पुस्तक कमेटी का पुस्तकें निकली इससे पहले वह प्रकाशित हो, ऐसी उसकी इच्छा थी। कनक ने वह पत्र पुरी को दिखा दिया था। यानी कनक ने वह पत्र पुरी को दिया। पाठ्य पुस्तकों के निर्णय का समय आ गया था। कनक ने मन में बार बार चिंता उठती थी कि पुरी पिताजी की पुस्तकों के बारे में न भूल जाए, परंतु आज़ाद के लिए टीन के कोटे का झगड़ा अभी ताज़ा ही था। यानी वो पाठ्य पुस्तकों का निर्णय करने के लिए वह समय नज़दीक आया था और कनक सोच रही थी कि वह पूरी जो है उसके पिताजी यानी पंडित जी की किताबों के बारे में भूल न जाए और उतने में जो आज़ाद को टीन का जो कोटा था उसका भी झगड़ा ताज़ा था। गिल ने सामने लज्जित होने और उसे निराश करने के क्रोध में मुख से कड़ी बात निकल गई थी। यानी गिल ने भी कुछ कड़वे शब्द गए थे। वह सोई ही ऐसी बात करती सोचती थी, इन्होंने जाने किन लोगों से क्या क्या वायदे किए हुए होंगे, मेरी बात का मूल्य भी क्या। यानी वह कनक सोचती है कि पुरी ने कितने लोगों से क्या क्या वायदे किए हैं और सभी लोगों के वायदों के सामने मेरी बात का मूल्य ही क्या, ऐसा वे कहते हैं। नैयर कभी 2-3 महीने में ही आ पाता था। पूरी भी व्यस्तता के कारण नैयर के यहाँ बहुत कम जा पाता। यानी नैयर जो है कामकाजों के चलते व्यस्तता के चलते वह 2-3 महीनों में एक आध बार आ जाता था और पूरी भी व्यस्तता रहता और पूरी भी नैयर के यहाँ बहुत कम ही जाता था। दिल्ली से माँ ने दो लड़कियों के लिए करवा के व्रत का वायता व्रत के समय माँ की ओर से उपहार कांता के यहाँ ही भेज दिया था।
यानी दिल्ली से कनक की माँ ने जो भी व्रत के लिए जो भी उपहार है बच्ची और व्रत के लिए वह कांता के यहाँ भिजवा दिया था। बायना व्रत से पहले कनक के यहाँ पहुँचा देना आवश्यक था। यानी बायना जो था व्रत से पहले, बायना कोई वस्तु होगी जो व्रत के समय उपयोग में हो, वह जो है वह व्रत से पहले कनक के यहाँ पहुँचाना आवश्यक था। कांता का नौकर जोर से पड़ा था, इसलिए उसे यानी वह कांता जो थी उसका जो नौकर था वह जोर से यानी बुखार से परेशान था, बीमार था। वह सोहीपुरी के यहाँ आना पड़ा। फिर वह सोहीपुरी से यहाँ आई। नैयर को भी साथ ले आई थी, यानी वो नैयर भी साथ आया था। आज़ाद के लिए कोटे के प्रसंग पर कलह हुए कभी 5 ही दिन बीते थे। यानी फिर वह कोटे पर कलह होकर कनक और पुरी के बीच में कुछ झगड़ा होकर 5 ही दिन हुए थे। पुरी और कनक के बीच कलह होकर तनाव का अभी समाप्त नहीं हो पाया था। जो पुरी और कनक के बीच में जो भी तनाव था वह समाप्त नहीं हो पाया था। कनक पति से कलह की बात बहन और खास कर जीजा की आंखों से बचाए रखने का प्रयत्न कर रही थी। यानी जो कनक और पुरी के बीच में जो भी झगड़ा हुआ है वह उस तनाव को छुपाने का प्रयत्न कनक उसकी जीजा नैयर और बहन के सामने कर रही थी। फिर भी नैयर ताड़ गया, यानी नैयर जान गया कि बात क्या है। उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से एक बार कनक की आंखों में देख लिया, फिर ऐसे बन गया कि कुछ नहीं समझा। यानी वह कनक को देखकर वह नैयर जान गया और फिर ऐसे देखा कि कुछ समझ न गया। कनक लज्जा के मारे मर गई, यानी कनक को भी पता चला कि नैयर ने जान लिया है और कनक जो है लज्जा के मारे मर गई। कनक का जीजा से प्यार, विवश, विश्वास और आंतरिकता का बहुत गहरा संबंध था। यानी कनक का जो उसके जीजा नैयर के साथ प्यार, विश्वास और जो आंतरिक मन का जो रिश्ता था वह गहरा था। कनक ने अपनेपन और निसंकोच अधिकार के भरोसे पुरी के प्रति अपने प्यार को सबसे पहले उसके सामने ही स्वीकार किया था और सहायता के लिए उससे लड़ी भी थी। यानी वह पहले ही पुरी के प्यार के प्रति वह कनक नैयर से लड़ी थी। उसी प्रेम के कारण अपनी लज्जाजनक और दयनीय स्थिति प्रकट हो जाने से वह लज्जा से गट जाती थी। यानी अब वह पुरी उसको डांटता था या नैयर वह विरोध करता था, उसी बात को ले वही बात आप सामने आ रही थी, इसीलिए वह कनक आप नैयर के सामने लज्जित हो रही थी। कांता और नैयर के लौट जाने के बाद कनक सोचती रही। यानी कांता जो है उसकी बहन और नैयर जो है उसका जीजा, वह लौट जाने के बाद कनक सोच रही है, हम दोनों को क्या हो गया है। उसने अपने आप को धिक्कारा, प्यार के लिए आप कोई बात होती ही नहीं। यानी वह कह रही है, कनक सोच रही है कि हम दोनों को क्या हो गया है, यानी पुरी और कनक को क्या हो गया है। अब प्यार के लिए तो कोई बात होती ही नहीं है दोनों के बीच में। उसके मन में कभी प्यार की उमंग उठती भी थी तो पुरी को सामने पाकर बैठ जाती। यानी कभी कनक के मन में प्यार की उमंग या उत्साह उठ जाता था तो सामने पुरी को पाकर वह बैठ जाती थी। उसके मन का जो उत्साह है वह दब जाता था। पुरी की खिन्नता, झुंझलाहट और आत्मग्लानि में बार बार अपने केश नोच लेने और अत्यंत आंतरिकता के समय उर्मिला के साथ अपनी सफलता की बात बताए की याद आ जाती थी। कनक का मन असहाय बोझ से दब जाता था। यानी वो पुरी जो है वह खिन्न होकर झुंझला उठता था और बालों को खुजाते हुए और आत्मग्लानि में कहता था कि वह उर्मिला के साथ वो जितना सफल था उतना सफल वह कनक के साथ नहीं था। ऐसी बात वह सुनती थी तो वह कनक जो है वह असहाय होकर बोझ के कारण वह दब जाती थी। कनक ने मन में तर्क किया, यह तो उनकी प्रकृति है, उसके बिना भी तो प्यार हो सकता है। यानी कनक जो है वह तर्क से बारे में सोचती है, तर्क लगाकर, यह तो पुरी के मन की एक प्रकृति है, यानी पुरी के मन की यह तो एक सोच है, उसके बिना भी प्यार हो सकता है, यानी उर्मिला के बिना भी प्यार हो सकता है। हम भी तो बहन और जीजा की तरह पति पत्नी है। यानी वह कहती है कि जिस प्रकार नैयर और कांता उसकी बहन और जीजा खुश रहते हैं उसी प्रकार हम यानी कनक और पुरी जो है वह भी पति पत्नी है, हम भी खुश रह सकते हैं। दूसरे दिन करवा का व्रत था, यानी दूसरे दिन जो करवा चौथ होती है उसका व्रत था। देश भर की स्त्रियां अपने पति को भावी जन्म में भी पाने की
लिए व्रत किए थे। यानी वह देश भर की जो स्त्रियां है वह अगले जन्म में भी यही पति मिले इसके लिए व्रत रखती थी। कनक को इस विश्वास में कोई निष्ठा नहीं थी, परंतु व्रत कर ही लेनी थी। यानी कनक को अगले जन्म में या पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं था, फिर भी अंधविश्वास था, तो ऐसी प्रथाओं पर कनक का विश्वास नहीं था, फिर भी उसने व्रत रख लिया। दिन भर निरार निराहार करने की तैयारी में सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी खा लेना कनक ने बस का ही नहीं था। यानी दिन भर कुछ नहीं खाया, निहार उसने व्रत रखा और कुछ खा लेने की इच्छा भी नहीं हुई थी। वह दिन भर उपासी रह गया, यानी दिन भर उसने कुछ नहीं खा, उसने निराकार व्रत रखा। पति के लिए व्रत के दिन पति से तनाव की लज्जा ने उसे और भी उदास कर दिया था। यानी वो पति के लिए उसने व्रत रखा और फिर पति ने तनाव उत्पन्न किया और फिर वह लज्जा के साथ उदास हो गई। दफ्तर में पिताजी की भी बात याद आ गई थी। कठिनाई में पड़े पिता की सहायता के लिए पति से बात करने में संकोच। यानी वह कहती है कि वह दफ्तर में उसको उसके पिता की याद आ रही थी और उसके पिता जो पंडित जी थे वह कठिनाई में थे और उसकी सहायता करने के लिए पूरी से बात करना एक संकोच उसको उत्पन्न हो रहा था। यह तो प्यार का रूठना नहीं है कि मना लिए जाए कि चाहे। यानी यह जो है प्यार का जो रूठना है, प्यार का यदि रूठना है तो कुछ देर रूठ कर कुछ समय बाद ठीक हो जाता है और कुछ समय के बाद मनाया जाता है। यह तो विरक्ति की फांस है। यानी यह जो है विरक्ति है। हाय क्या होता जा रहा है। यानी कनक सोच रही कि यह क्या होता जा रहा है। कनक ने अपनी प्रताड़ना की यह विरक्ति मेरी ओर से ही की है। यानी कनक ने जो भी प्रताड़ना है यह विरक्ति मेरी ओर से हो रही है, ऐसा कनक खुद को दोषी बना रही है। उनकी तो प्रकृति ही ऐसी है। यानी पुरी की जो प्रकृति है यह ऐसी ही है, उनका बस नहीं है। कनक ने उस अवस्था को दूर करने का निश्चय कर लिया था। यानी कनक ने वह जो झुंझलाहट है उसको दूर करने का निश्चय किया था। जो उचित है वही करेगी, अपने अहंकार को कुचल देगी। दफ्तर में वह दिन भर यही सोचती रही। यानी वह जो है जो भी झुंझलाहट है, जो भी तनावपूर्ण वातावरण है पूरी और कनक के बीच में, वह अब निकाल देने का निश्चय कनक ने किया था और वह दिन भर दफ्तर में बैठकर यही सोचती रही। वह प्राय चुप ही रही थी। कनक दिन भर निहार निर्जल रही थी। यानी कनक ने कुछ खाया पिया नहीं था। दिन भर वह व्रत में कुछ खाया न कुछ पिया नहीं था। लगभग 5 बजे उसका सिर चकराने लगा था और निर्बलता अनुभव हो रही थी, तो चाय का एक प्याला भी लिया था। यानी दिन भर कुछ खाया कुछ पिया नहीं था, फिर भी उसके कारण कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वह थोड़ी सी कम होने लगी थी और उसका सिर जो है वह चकराए जा रहा था। फिर वह शाम के समय में एक प्याला जो है चाय लिया था। उसने मेज पर पड़ी घड़ी दबाकर फिरकू को बुला लिया और गली के मोड़ पर एक रिक्शा रोक लेने के लिए कह दिया। यानी उसने मेज पर वह घड़ी दबाकर जो फिरकू नौकर है उसको बुलाकर रिक्शा को रोक लेने के लिए कहा। गिल ने पूछ लिया क्या बात है, बहुत चुप हो। यानी गिल ने पूछ लिया कि क्या बात है, बहुत क्यों चुप हो, और तबीयत तो ठीक है, ऐसा भी पूछा। व्रत से हूँ, खाना नहीं खाया। यानी कनक बोल रही कि मैंने व्रत रखा है इसलिए खाना नहीं खाया, कमज़ोरी सी लग रही है, आराम करूंगी। कनक ने मुस्कुराकर बता दिया। यानी कनक ने मुस्कुराकर कहा कि व्रत है, इस खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है, ऐसा कनक ने मुस्कुराकर कहा। कनक घर लौटकर अपने पलंग पर लेट गई थी। जया को अधिक देर लाड़ न कर सकी थी। यानी कनक जो है वह घर जाकर अपने पलंग पर लेट गई थी और जया को कुछ अधिक लाड़ न कर सकी थी। चुपचाप लेटी रही। दिन भर की सोच बातों में मन आ रही थी। यानी दिन भर की जो बातें थी वह मन में आ रही थी। वह अपने निश्चय को दोहरा रही थी। ऊह आने लगी। अंधेरा हो गया था पर पूरी नहीं लौटा था। यानी वह सोचते सोचते वैसे ही पड़ी थी। अंधेरा हो रहा था और उसको नींद भी आ रही थी, लेकिन पूरी लौटा नहीं था। हीरा माई ने आकर पूछा, बेटी क्या बात है, बिजली जला दूँ? यानी वो हीरा माई उसकी जो नौकरानी है उसने आकर कहा कि बेटी क्या बात है, क्या मैं बिजली जला दूँ? यानी अंधेरा हो गया है, लाइट
लाइट लगा दूँ? कनक ने कहा, कुछ नहीं, हाँ ज़रा बिजली जला दो। यानी वो कहती है कनक की, कुछ नहीं है, ज़रा बिजली जला दो, यानी लाइट लगा दो। उसने कलाई पर समय देख लिया, 7 बजे थे। उसने हीरा को फिर बिजली बुझा देने के लिए कह दिया। यानी उसने, कनक ने जो कलाई में घड़ी थी उस पर समय देखा और 7 बजे थे। उसने हीरा को फिर जो बिजली है वह बुझा देने के लिए, यानी लाइट बंद करने के लिए कह दिया। वह पूरी की प्रतीक्षा में ऊँघने लगी। यानी वो पूरी की प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखें बंद हो रही है, नींद आ रही है। बेटी आज चांद देख ले। यानी वह हीरा कहती है कि बेटी आज चांद देख ले। कनक कनक रिवाज के तौर पर व्रत रख लेती थी, पर चांद देखने का देखने का या दूसरे अनुष्ठान पूरे करने का कोई आग्रह उसे नहीं रहता था। यानी कनक जो है रिवाज के तौर पर, जो भी परंपरा है उसके तौर पर व्रत रखती थी, लेकिन दूसरे अनुष्ठान, दूसरी जो प्रथा है व्रत के साथ पूरी करना, वह उसको अच्छी नहीं लगती थी और उसको आग्रह उसे नहीं रहता था। हीरा की पुकार पर वह उठ गई। यानी हीरा ने आवाज़ लगाई और वो उठ गई। हीरा चलनी में दीपक जलाए खड़ी थी। यानी हीरा जो है सब कुछ पूजा की तैयारी कर खड़ी थी। बड़ा मदे में पटरा भी रख दिया था। यह सब अनुष्ठान कर कनक ने माँ को करते देखा था और 3 वर्ष पूर्व घर में सास के साथ रहते समय भी किया था। यानी वह सब कुछ जो है वह जो प्रथाएं है पूजा पाठ करते हुए व्रत के समय, वह कनक ने माँ को करते देखा था और 3 बरस सास के साथ रही थी तो सास को भी करते देखा था। पिछले 2 वर्षों में भी हीरा सब तैयार कर देती थी और कनक उसका मन रखने के लिए निबाह देती थी, पर उसे कुछ उत्साह अनुभव नहीं होता था। यानी वह सब कुछ जो तैयारी है वह व्रत की, वह हीरा उसकी नौकरानी कर देती थी। इसलिए वह नौकरानी का मन न दुखे, उस नौकरानी का अपमान हो, इसलिए वह नौकरानी का जी रखने के लिए, नौकरानी का मान सम्मान करने के लिए कनक जो है वह जो करती थी और उसका उत्साह, लेकिन उसमें कुछ उत्साह उसको अनुभव नहीं होता था। कनक कटरे पर खड़ी हो गई, हीरा के हाथ से दिया और चलनी से ली। यानी कनक जो है वो कटरी पर खड़ी हो गई, यानी वो चटाई डाली थी उस पर खड़ी हो गई और हीरा के हाथ से दिया और चलनी यानी जो आटा चालने की होती है उसको लिया। दिए को चलनी की ओर कोर में देख रखा और चलनी उठाकर चांद को देखा। यानी दिए को चलनी की कोर पर रखा और चांद को चलनी के अंदर से देखा। हीरा करवा के उरोध का सूत्र पढ़ने लगी। यानी हीरा जो है जो भी सूत्र है, वह श्लोक है वह पढ़ने लगी। सिर घड़ी पैर कटी आर्ध देवा चौकारे खड़ी। यानी वह जो व्रत इस प्रकार है, सिर धड़ी पैर कड़ी अर्ध देवा चौबारे खड़ी। 16 श्रृंगार किए छत पर जाकर कांट पर खड़ी होकर अर्ध दे रही हूँ। कनक हीरा माई का बोलना ध्यान से सुन रही थी। यानी कनक जो है वह ध्यान से सुन रही थी। कनक को अच्छा लग रहा था, मन ही मन पति के लिए दीर्घ आयु और कल्याण की कामना कर रही थी। यानी वह हीरा जो स्रोत पढ़ रही है वह सुन रही है और कनक को अच्छा लग रहा था और कनक जो है मन ही मन पूरी की, यानी अपने पति की दीर्घ आयु की कामना जो है वह भगवान से कर रही है। पूरी ने आते ही चेला को पुकारा, चेला खाना दो। यानी पूरी ने आते ही चेला को, नौकर को पुकारा कि चला खाना दो। कनक आहट पाते ही उठ गई थी। यानी कनक जो है आहट पाते ही उठ गई। अलमारी से नया तौलिया ले गई। यानी अलमारी में नया रखा हुआ तौलिया जो था वह ले गई। पूरी ने समीप आकर कहा, यह लो तौलिया, मुँह हाथ धो लो, थाली तुम्हारे कमरे में ले आती हूँ। यानी पूरी के